स्ट्रगल तो हर किसी को लाइफ में होता है। ऐसा हम पहला व्यक्ति है नहीं जिसे स्ट्रगल करना पड़ा। ताकि क्या है ना, बिहार में टैक्सी उद्योग बहुत छोटा है। ये जो मार्केट है ना, बहुत छोटा था। ये बड़ा तब होगा जब पॉकेट फ्रेंडली बनेगा। तो हम एवरेज जो किसी कस्टमर का बचा रहे हैं ना, वो 1500 से 2000 रुपये बचा रहे हैं। पिछले 18 महीना में लगभग 1.25 करोड़ हम लोग बर्न किए हैं, मतलब लगाए हैं इन्वेस्टमेंट ले लेके। तो ये करने के लिए भी एक अंदर से कलेजा मजबूत वो चाहिए था। बिहारी व्यक्ति के पास ही होता है। ये बाजार है, 14-15 करोड़ की हमारी आबादी है, समझ रहे हैं। अगर कच्चा बनियान भी बेचेगा ना अपना से बना के, तो 14-15 करोड़ बिकेगा बिहार का। तो हम लोग तो पैदा ही हुए हैं गरीब, लेके मरेंगे तो क्या साथ क्या लेके जाएंगे। देखिए, या तो उड़ेंगे या फिर जहाँ से आए थे वही चले जाएंगे। ये अंदर में सेट है। वो चपरासी के पद पे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ रिजेक्शन हुआ। हमको बिहार के लिए बनाना है। बिहार के लिए जिस दिन बना देंगे उस दिन पूरे भारत के लिए बनाने के काबिल हो जाएंगे। पूछेंगे कि शार्क टैंक में आप जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है, वहाँ की कुछ चीज़ें बताइए जो आपको अच्छी लगी। कुछ चीज़ों से अगर आपको गिला शिकवा हो तो वो भी बताइए। बिहार का एक लाल शार्क टैंक में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उनकी क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। हर तरफ इनकी चर्चा होती है। रोडवेज नाम की एक कंपनी ये शुरू करते हैं, उसकी चर्चा होती है। पीछे देख लीजिए, रोडवेज का यहाँ पर ब्रांडिंग किया हुआ है। और हमारे साथ दिलखुश जी हैं। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप ठीक हैं? आप भी, बाकी दर्शक लोग भी ठीक होंगे। और करीबन 1.5 सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। जब मेरे हिसाब से रोडवेज अपने शुरुआती दिनों में था, उस वक्त मुलाकात हुई थी और लोगों को अचरज लगा था कि 1 रुपये में कैसे कोई ट्रैवल कर सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी। और कहीं ना कहीं ये रिवॉल्यूशन शार्क टैंक पे पहुंच गया। बिगनिंग से लेकर के अब तक का क्या स्ट्रगल रहा है? स्ट्रगल तो हर किसी को लाइफ में होता है। ऐसा हम पहला व्यक्ति है नहीं जिसे स्ट्रगल करना पड़ा। वो कहते हैं ना, जिसको कुछ बड़ा करना होता है तो बहुत सारी चीज़ से लड़ना होता है, त्याग करना होता है। हाँ, हम लोगों को ये जो 18 महीना में जो हम लोग किए हैं, ये अद्भुत था। और ये इसका पूरा श्रेय जाता है बिहार के कंज्यूमर को, क्योंकि यहाँ के लोग जिस हिसाब से हमें एक दूसरे को रिकमेंड करना शुरू कर दिए, उसी का नतीजा हुआ रोडवेज इतना रैपिडली ग्रो कर रही है। और आज अगर इंटरसिटी में फर्स्ट रिकॉल ब्रांड बनी है तो रोडवेज है पूरे बिहार में। अच्छा, कई बड़ी कंपनीज़ हैं। जब मार्केट में आप अपनी पकड़ बना रहे थे तो उस वक्त इन बड़ी कंपनीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि एक कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन जो ज़मीन पर समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। तो उस वक्त उन कंपनी की तरफ से कुछ इंटरफेयर किया गया था या फिर नहीं? नहीं, हमारा उद्देश्य ही था, हम टैगलाइन यूज करते हैं ना, रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। हमारा उद्देश्य था जो टैक्सी का जो प्राइस है, वो 1 वे पैसेंजर अगर किसी को ट्रेवल करना हो ना, तो उसमें 2 वे ना लगे, वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ जाए। ताकि क्या है ना, बिहार में टैक्सी उद्योग बहुत छोटा है। ये जो मार्केट है ना, बहुत छोटा था। ये बड़ा तब होगा जब पॉकेट फ्रेंडली बनेगा, लोगों के पॉकेट जो बजट है उनके बजट में आने लगेगा। तो मेरा यही उद्देश्य ही था, जो हम अगर आगे से इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा प्राइस नीचे करें, लोगों के बजट में टैक्सी को लाएं। और खुशी हो रही है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, वो भी 10-15% अपना प्राइस नीचे कर दिया है। हालांकि अभी हम लोग झंडा गाड़े हुए हैं प्राइस को लेके और सर्विस को लेके। तो प्राइस बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं आपका प्राइस हमेशा कम रहता है। बहुत ज़्यादा कम रहता है हमेशा। देखिए, क्या तो छोटा जो राइड होता है ना, जो सिटी राइड होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि 200, 400, 500 रुपए की राइड होती है। लेकिन इंटरसिटी में क्या है ना, जो एक आदमी का एवरेज जो बिलिंग होता है, किसी का 2500 होगा, किसी का 3000 होगा, किसी का 7000 होगा। तो हम एवरेज जो किसी कस्टमर का बचा रहे हैं ना, वो 1500 से 2000 रुपये बचा रहे हैं। और ये 1500-2000 रुपये वैल्यू क्रिएट करके देता है। एक जो मिडिल क्लास लोग हैं जो टैक्सी यूज करते हैं, उनके लिए 2000 रुपये एवरेज राइड पे। जैसे एग्जांपल, यहाँ से दरभंगा जो मार्केट की गाड़ियाँ हैं, अनऑर्गेनाइज टैक्सी वाले लोग, वो लोग 4000, 4200, 4300, 4500। और अगर छठ, दिवाली या कोई ऐसा ओकेजन रहा, हॉट मार्केट जब रहता है, शादी विवाह का वो मार्केट रहा, तो उस समय 5-5 हज़ार भी चलता है। लेकिन रोडवेज का क्या है, इसमें सर्ज प्राइस नहीं है, फिक्स है। जो मतलब आज लगेगा वही आपको जब मार्केट हाइक पे रहेगा तब भी वही लगेगा। तो हम लोग का वही 2500, 2600 वही फेयर आता है। तो यहाँ लोगों को 1500, 1800, 2000 तक बच जाता है। जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो लोग भी प्राइस डाउन किया है, तो वही 3800, 3900 पे फिर भी हमको टच नहीं कर पाया। देखिए, 1 वे करने के लिए एक बड़ा गट्स चाहिए, क्योंकि ये बर्न जाता है। इसमें अभी स्टार्टिंग में हम लोग बहुत बर्न किया, ऐसा बात नहीं है। जो पटना में बैठ के कोई एक स्टार्टअप, जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से बच्चा आता है, और वो यहाँ बैठ के पिछले 18 महीना में लगभग 1.25 करोड़ हम लोग बर्न किए हैं, मतलब लगाए हैं इन्वेस्टमेंट ले लेके।
तो ये करने के लिए भी एक अंदर से कलेजा मजबूत वो चाहिए था। बिहारी व्यक्ति के पास ही होता है। देखिए बिहारी अगर बिहारी पे बात करेंगे तो देखिए अपने यहाँ से बिहार हर चीज़ में अपना झंडा गा रहा है। आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा यूपीएससी यहाँ से निकल रहा है। मतलब अपर में ले लीजिए यूपीएससी, लोअर में ले लीजिए मजदूर, दोनों एक हार्ड वर्किंग एक स्मार्ट वर्किंग। लेकिन एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में लोग आज भी पीछे है बिहार हमारा। तो यहाँ लोगों को क्या है ना, वो जो स्मार्ट वर्किंग वाले लोग हैं ना, उसको अब धीरे धीरे कन्वर्ट होना होगा एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। तब जाके वो जो हमारे हार्ड वर्किंग वाले लोग हैं, जो बाहर जाके अपना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और दूसरे जगह जाके वहाँ विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क से लोग उनको यहीं पे यूटिलाइज करें, उनके एफर्ट को यहीं पे यूज़ करें और उससे बिहार बदलेगा, बिहार बड़ा होगा। यहाँ उद्योग बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा बाजार है, 14-15 करोड़ की हमारी आबादी है, समझ रहे हैं। अगर कच्चा बनियान भी बेचेगा ना अपना से बना के, तो 14-15 करोड़ बिकेगा बिहार का। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब शार्क टैंक में थे और ऐसे भी अमूमन देखा गया है कि आप चर्चा करते किसी कंपनी के बारे में कि पहले आपने एक कंपनी शुरू की, फिर वहाँ से छोड़ करके रोडवेज शुरू करने की क्या कहानी थी? देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो पहले तो मेरा कोई सपना नहीं था मुझे बहुत बड़ा बनाना है। एक एक स्टेप चढ़ते गए और दूर तक देखते गए जो क्या कर सकते हैं। तो एक तरह से समझिए वो मेरे लाइफ का ट्रेलर था, जिसको हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा चुके थे। अब हमको फिल्म रिलीज करना था। तो फिल्म बनाने के लिए क्या है ना, हर एक कैरेक्टर आपका दमदार होना चाहिए। और अब उस कैरेक्टर हमको कहीं ना कहीं लग रहा था जो हमको नया कैरेक्टर बनाने के लिए नया मॉडल लाना होगा। तो बस वही था एग्जिट करने का। अरे एग्जिट करना भी सब नहीं कर सकता है भाई, सब ये डिसीजन नहीं ले सकता है। एक बना के उसको छोड़ देना, फिर से दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा कर देना और नेशनल ब्रांड रिकॉग्नाइज कर लेना, ये भी अपने आप में मतलब ईश्वर का ही कृपा रहा होगा और हम लोगों की पूरी टीम की मेहनत रही होगी। लेकिन ये वो जो मेरा डिसीजन था ना, उसमें बहुत लोगों को लगा था ये बहुत गंदा डिसीजन लिया है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड बनाने में फट जाती है, दूसरा ब्रांड फिर कैसे बनाएगा। लेकिन पता नहीं ईश्वर सुन रहे थे, दूसरा ब्रांड बहुत रैपिडली बन गई। तो मतलब अपने मेहनत पे आपको कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था कि भाई छोड़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे आगे आने वाली ज़िंदगी, आगे आने वाला पल है, वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला था। देखिए एक्चुअल में क्या था ना, जो प्रॉब्लम देख के हम छोड़े थे, कंज्यूमर का प्रॉब्लम, ड्राइवर का प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए उसको हम छोड़े थे। और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा गट्स चाहिए था, बहुत बड़ा टीम चाहिए था, अनुभवी लोगों का सपोर्ट चाहिए था, जो मुझे यहाँ मिला और उसको हम लोग सफल भी कर दिए। और देखिए दुख तकलीफ़ हर आदमी के जीवन में है। कोई अगर अंदर जाके झांक के देखेंगे ना, तो हर आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो बड़े बड़े लोग हो, चाहे छोटे लेवल के लोग हो। तो जो आदमी दुख और तकलीफ़ को बहाना बना के आगे का कदम रोक लेता है, वो वही स्थिर हो जाता है। तो हम लोग तो पैदा ही हुए हैं गरीब, लेके मरेंगे तो साथ क्या लेके जाएंगे। देखिए या तो उड़ेंगे या फिर जहाँ से आए थे वही चले जाएंगे, ये अंदर में सेट है। तो इसीलिए उड़ने के लिए मुझे जो है सो डर नहीं लगता है। हमको लगता है नहीं, हम प्रयास करते रहे, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। प्रखर होकर बिल्कुल प्रयास अपना बस जारी रखना बस प्रयास करते रहना है। प्रयास ही, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप क्या करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, ध्यान को एकाग्र करके पढ़ते हैं। धंधा भी वही है। यहाँ क्या है ना, किताब कम और कंज्यूमर को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ किताब कम और प्रॉब्लम को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम को पढ़ेगा, जो अपने कंज्यूमर को पढ़ेगा, जो अपने सप्लायर को पढ़ेगा, वही इसमें बेहतर उत्तीर्ण हो सकता है। फर्स्ट डिवीज़न कह लीजिए, सेकेंड डिवीज़न कह लीजिए, यही इसमें होगा। अच्छा कहानी जब आपकी सुनते हैं तो कहते हैं कि दिलखुश जी अपने पहले के दिनों में बहुत गरीब हुआ करते थे और बहुत कुछ जो जीवन में एक अमूमन बहुत मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से दिलखुश जी निकल के आते हैं। ये कहानी क्या कुछ आपने किया है, ये कहानी ज़रा थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पिछले बार आपको भी इंटरव्यू दिए ही थे। मतलब मेरे लाइफ का सबसे ख़तरनाक पॉइंट था, जो मतलब नौकरी दिमाग से निकालना पड़ा था। वो चपरासी के पद पे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ रिजेक्शन हुआ। हम में कमी रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग भी आज एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो स्मार्ट लड़का हायर करे, जो हर चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके अच्छे तरीके। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो सही थे अपने एंड से, और अब लगता है वो लोग सही थे। लेकिन वहाँ हमको उस दिन नौकरी नहीं मिला, तो मेरे लिए वो अच्छा था। उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ बनी। ऐसा नहीं है गाड़ी चलाया यही पटना में,
गांव में भी गाड़ी चलाए, दिल्ली गए, वहाँ कोई गाड़ी नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रैफिक नियम नहीं पता था, वहाँ रिक्शा चलाए। क्योंकि मुझे शुरू से लगता है ना, मैं किसी पे बोझ ना बनूं। मतलब आप बाहर में आप कहीं जा रहे हैं, कई दिन कोई खिलाएगा आपको? 2-4 दिन हो गया, 5वां दिन भाई वहाँ पे वो खुद अपने वेतन में सारा चीज़ मैनेज करता है, उसका कैलकुलेट किया हुआ रहता है, इतना वेतन आएगा घर भेजेंगे। तो बोझ नहीं बनना था मुझे, तो मुझे लगा रिक्शा चला के कुछ सड़क की भी नॉलेज हो जाएगी और कुछ पैसा भी आ जाएगा। तो फिर बीमार पड़े, वापस घर आए, अनवरत स्ट्रगल चलता रहा। और देखिए, जब आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो कोई एक पॉइंट, कोई एक दिन आता है या कोई एक रात आता है जिस दिन आपकी मेहनत हिट हो जाएगी। तो मुझे लगता है मेरी मेहनत हिट नहीं हुई है, अभी मुझे एक सीढ़ी मिली है, अब बहुत जल्दी छत तक पहुंच जाएंगे। मतलब सीढ़ी मिलना ही बहुत कठिन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेस आपने बना लिया है, बस धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका मकान अब तैयार हो रहा है। हाँ, बेस अब बन गया है, अब खुला आसमान है। अब जितना मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलें, और जितना क्या है ना, बहुत ज़्यादा हमको तेज़ दौड़ना भी नहीं है, हमको कछुए की चाल में ही चलना है, लेकिन हमको जीतना है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रैपिडली हम नहीं भागते। बहुत जगह से हम लोगों को अभी कॉल आता है, इन्वेस्टमेंट ऑफर आता है, यहाँ लॉन्च कीजिए, यहाँ लॉन्च कीजिए, हम इन्वेस्टमेंट देंगे। हमको नहीं करना है, हमको उतना ही करना है जितना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मुझे एकदम धीरे धीरे चलना है, हमको बिहार के लिए बनाना है। बिहार के लिए जिस दिन बना देंगे, उस दिन पूरे भारत के लिए बनाने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल पूछेंगे कि शार्क टैंक में आप जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है? वहाँ की कुछ चीज़ें बताइए जो आपको अच्छी लगी, कुछ चीज़ों से अगर आपको गिला शिकवा हो तो वो भी बताइए। देखिए, शार्क टैंक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर के लिए। एक एंटरप्रेन्योर का सपना होता है वहाँ पे, क्योंकि आप उन दिग्गजों के साथ बात कर रहे होते हैं जो अपने आप को साबित किया है। एक होता है ना, जो हर आदमी का आइडल होता है, तो हम लोगों के भी आइडल हैं वहाँ जो शार्क्स बैठे हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी वहाँ शार्क बन के नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। तो हम लोगों के लिए जो आइडल व्यक्ति थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। दूसरा चीज़ था, जो शार्क टैंक एक तरह समझिए बिजनेस स्कूल है। एक सर का एक वीडियो हम देखे थे, उसमें वो बहुत अच्छा से उसको एक्सप्लेन किए थे। वो एक तरह से बिजनेस स्कूल है। अब लोगों को समझ में आ रहा है जो बिजनेस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है। अब अभी तक क्या था ना, स्कूल का मतलब समझता था स्कूल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई करेगा, डिग्री आएगा, नौकरी मिलेगा, किताबी ज्ञान कहा जाता है। हाँ, लेकिन अब एक्चुअल में वहाँ पे लाइफ कैसे जिया जाएगा, आप जो चीज़ नौकरी में नहीं कर सकते वो धंधा बना के कैसे कर सकते, वो सिखाया जाता है। शार्क टैंक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर के लिए, और हम लोग को कहते हुए फ़ख्र हो रहा है, जो अभी 10 दिन पहले शार्क टैंक लाइव हुआ, जो काम 18 महीना में हम लोग नहीं किए वो 10 दिन में हो गया हम लोगों का क्राउड अभी है 1500 पर डे का मोबाइल एप्लीकेशन पे। हम लोग के एप्लीकेशन पे राइड सर्च हो रहा है वो 1500 पर डे का। पहले कितना हो रहा था शार्क टैंक के इस एपिसोड से? 150 एवरेज 150 से सीधा 1500 का जंप आया। तो ये बहुत बड़ा हाइक है, जो बहुत पैसा लगा के भी हम नहीं कर सकते थे। तो अब जब इतना बड़ा मार्केटिंग हुआ, इतना बड़ा मंच पे जगह मिला, तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग होगी। अब हम लोग चुनौती का सामना कर रहे हैं सप्लाई को लेके, तो इसीलिए देख रहे हैं रात दिन जगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हम लोग पूरा करें। क्योंकि क्या है, बिहार के हर एरिया में कमर्शियल नंबर की टैक्सी नहीं है, तो हम लोग अब प्राइवेट नंबर टैक्सी को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को जा के समझा के खरीदवाना पड़ता है, ठीक है ना। जहाँ है वहाँ कुछ मोनोपोली भी है, उन लोगों को भी धीरे धीरे लाइन पे लाना। हाँ, तो समय लगेगा, हर चीज़ में समय लगेगा, लेकिन हमको लगता है आने वाले 5 साल में बिहार के हर गांव को हम शहर से जोड़ेंगे, और वो भी वन वे टैक्सी में। और ये मेरा कमिटमेंट है, जब तक रोडवेज रहेगी, प्राइस सबसे कम अगर कोई ऑफ़र करेगा तो लोगों को रोडवेज ऑफ़र करेगी। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना नहीं है, हमको अरबपति खरबपति बनने का सपना नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, 1000-2000 लोगों को रोज़गार दे देंगे, उनका चूल्हा जलेगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बाकी रोडवेज के बारे में क्या सोचते हैं, और एक बार रोडवेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो भी सेवाएं मिल रही हैं उनका आनंद उठाइए, और बताइएगा ज़रूर कि वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अब दिलखुश जी के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार के इस लाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।